हाय, वेलकम बैक। फाइनेंशियल ईयर 2021 शुरू हो चुका है। फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने वाला और अभी तक आपने अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं करी। आपको याद होगा इस बार बजट में इनकम टैक्स के अंदर न्यू टैक्स स्कीम को लॉन्च किया गया था। और क्या कहा गया कि ये स्कीम ऑप्शनल है। इसके अंदर हम आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं लोअर टैक्स रेट के तौर पे, यानी कि आपका टैक्स रेट कम कर देंगे, लेकिन बदले में आपसे हम कुछ डिडक्शंस हैं जो हम आपसे छीन रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कि आपको किस में बेनिफिट होता है, आपको ओल्ड स्कीम में बेनिफिट होता है या न्यू में बेनिफिट होता है। जहां आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी आप वो स्कीम चूज कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम इस न्यू स्कीम को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 115 BAC इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्कीम का जो सबसेक्शन फर्स्ट है वो ये कहता है कि स्कीम एप्लीकेबल होगी सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। यानी अगर कोई कंपनी है, कोई LLP है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या वगैरह 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 कोई भी एंटिटी है, तो उनके लिए ओल्ड स्कीम ही एप्लीकेबल होने वाली है। ये स्कीम एप्लीकेबल होगी असेसमेंट ईयर जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 या मैं कहूं असेसमेंट ईयर 21-22 और आने वाले सभी ईयर्स के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आपको लोअर टैक्स रेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। कम रेट के हिसाब से आपके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अगर हम इसे कंपेयर करें पुराने वाली स्कीम से, तो वहां पर जो टैक्स स्ट्रक्चर था तो 2.5 लाख तक तो वहां पर भी कोई टैक्स नहीं था, और 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो वहां पर 5% का ही टैक्स रेट एप्लीकेबल था। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच होती है तो वहां पर 20% का रेट एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% का रेट एप्लीकेबल होता है। और वहीं अगर हम न्यू स्कीम में देखें तो इसे बहुत कम लोअर टैक्स रेट पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसका अगर हम फर्स्ट प्रोवाइजो देखें सबसेक्शन 1 का, तो वहां पर ये कहा गया है कि इस स्कीम का बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब कंडीशन सबसेक्शन 2 में जो दे रखी है उन्हें आप सेटिस्फाई करेंगे। सबसेक्शन 2 में कुछ डिडक्शंस हैं और एग्जेम्पशंस हैं जिन्हें हटा दिया गया है इस स्कीम के दायरे से, तो उनका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अगर वो कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं करते तो आपके लिए ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, और आने वाले जो ईयर होंगे वहां पर फिर से देखा जाएगा कि आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो इसका सेकंड प्रोवाइजो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर ये लिखा है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करी और उसने ये ऑप्शन चूज कर लिया, ऑप्शन तो चूज कर लिया लेकिन इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। क्या मतलब कि उसने कहा कि वो न्यू स्कीम के अंदर आएगा लेकिन उसने डिडक्शंस क्लेम कर ली जो कि स्पेसिफिकली सबसेक्शन 2 में डिसअलाउ कर रखी है। तो जो डिडक्शन डिसअलाउ कर रखी है वो न्यू स्कीम के अंदर आप चूज नहीं कर सकते। अगर आपको वो डिडक्शंस क्लेम करनी है तो आपको ओल्ड स्कीम के अंदर ही करना होगा, उसके लिए न्यू स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। और सबसेक्शन 2 बात करता है कौन कौन सी ये डिडक्शंस है, इनके ऊपर हम एंड में बात करेंगे और एक एक डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो डिसअलाउ कर रखी है उसे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम आते हैं सबसेक्शन 5 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आती है तो आप इसे तभी क्लेम कर सकते हैं इस न्यू स्कीम को जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ड्यू डेट या उससे पहले। तो ड्यू डेट तक आपको अपनी ITR फाइल करनी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने ये ऑप्शन एक बार चूज कर लिया तो सिर्फ इसी ईयर के लिए आप चूज नहीं करेंगे, ये आपके आने वाले सभी असेसमेंट ईयर के लिए रहेगा। यानी कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास कि एक बार आपने चूज कर लिया फिर आपके लिए ये हमेशा रहेगा। बाकी जो टैक्स पेयर बच गए जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आती है, फॉर एग्जांपल सैलरी वाले जो एम्प्लॉय हो गए या जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है या अदर सोर्स से है, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन हर साल रहेगा। यानी कि हर साल आप
तय करेंगे कि इस साल आपको किस स्कीम में जाना है, लेकिन जो बिजनेस वाले हैं उनको एक ही बार डिसाइड करना है। अब इसका जो प्रोवाइजो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन एक तरीके से। यहाँ पर ये कह रखा है कि वंस एन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड फॉर एनी ईयर, वो सिर्फ एक बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने एक बार वो ऑप्शन विड्रॉ कर लिया, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है। फॉर एग्जाम्पल, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आप ओल्ड स्कीम चूज करते हैं और फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा। मान लेते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 में आप ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपको न्यू स्कीम के अंदर ही रहना होगा। आप दोबारा एलिजिबल नहीं होंगे ऑप्शन के लिए। लेकिन जब आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं होगी, जिस ईयर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होगी, तो फिर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इम्पोर्टेंट प्रोवाइजो समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में कि कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जिन्हें डिसअलाउ कर दिया गया है इस स्कीम के अंदर। पहली जो 4 एग्जेम्पशन और डिडक्शन है, ये एप्लीकेबल होती है एम्प्लॉयज के लिए। जिन एम्प्लॉयज को लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, तो उन्हें इस स्कीम के अंदर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उन्हें LTA, अगर ये स्कीम चूज करनी है तो उन्हें अपना LTA भूलना होगा। अगर उन्हें ये स्कीम चूज नहीं करनी है तो ही वो LTA का बेनिफिट ले सकते हैं। जिन एम्प्लॉयज को HRA मिलता है, तो उसका बेनिफिट उन्हें न्यू स्कीम के अंदर नहीं मिलने वाला। HRA अगर आपको क्लेम करना है तो आपको ओल्ड स्कीम के अंदर ही जाना होगा। लेकिन इसके अलावा आपको अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको ग्रेच्युटी मिलती है, तो वो आप न्यू स्कीम के अंदर क्लेम कर सकते हैं। वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड नहीं है। या आप अपनी पेंशन कम्यूट कराते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं। उसका डिडक्शन का बेनिफिट आप, ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 14 ये बोलता है कि अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए कोई अलाउंस मिलता है, तो वो तो वैसे ही आप क्लेम नहीं कर सकते कि ऑफिशियल पर्पस के लिए है। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन का सेक्शन होता है ओल्ड स्कीम में, जो कि न्यू स्कीम में हटा दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे कोई भी एम्प्लॉय है, उसे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो उसका बेनिफिट उन्हें मिलता है, जो कि न्यू स्कीम के अंदर डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कोई भी एम्प्लॉय जो प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, वो बेनिफिट भी उसे मिलता है, जो कि अब नहीं मिलने वाला है न्यू स्कीम के अंदर। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA है, उन्हें डेली अलाउंस मिलता है, तो न्यू स्कीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई चाइल्ड माइनर है, जो कि 18 से कम उम्र का है, और उसकी अगर कोई इनकम होती है, तो पेरेंट की इनकम में ऐड होता है, और पेरेंट को 1500 रुपीज़ का, यानी कि 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है, जो कि न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट हुआ करता था, वो हटा दिया गया है। अगर आपने इंटरेस्ट लिया है होम लोन पर, तो उसका बेनिफिट मिलता था। लेकिन जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, वो 2 तरह की हो सकती है। या तो वो लेट आउट हो, आपने किराए पर दे रखी है, या आपने वो खुद के लिए रखी है, जो कि किराए पर नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, तो न्यू स्कीम के अंदर भी आपको जितना भी आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन पर, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपने किराए पर नहीं दे रखी है, तो आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता था अगर आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन न्यू स्कीम के अंदर इसे हटा दिया गया है, वो इसके दायरे से बाहर है। अगर हम बिजनेस की बात करें,
तो सेक्शन 10 डबल ए के अंदर जो सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो यूनिट्स आती हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है कि अगर उनका पहले 5 ईयर्स के लिए फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए उनका 100% जो टैक्स होता है वो माफ़ होता है और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50% का टैक्स बेनिफिट उन्हें मिलता है। लेकिन अगर वो इस स्कीम के अंदर आते हैं तो उन्हें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर है जिनकी बिजनेस से इनकम आ रही है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, चाहे बिल्डिंग पे, चाहे प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे। लेकिन जो पावर जनरेशन सेक्टर में इन्वॉल्व है वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, बाकी टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं न्यू स्कीम के अंदर। 32 AD जो सेक्शन है, अगर बैकवर्ड एरियाज जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं बहुत सारे स्टेट्स में, वहां अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे तो उस पर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन न्यू स्कीम के उसके दायरे से बाहर है। टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन या रबर प्लांटेशन करते हैं तो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड में जितना अमाउंट, जितना फंड आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है डिडक्शन के तौर पे, वो नहीं मिलेगा। अगर कोई माइनिंग या एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो साइट रिस्टोरेशन फंड में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वो डिडक्शन के तौर पे मिलता था, जो कि अब नहीं मिलेगा न्यू स्कीम में। अगर इसका बेनिफिट लेना है तो ओल्ड स्कीम में ही रहना पड़ेगा। सेक्शन 35 बात करता है साइंटिफिक रिसर्च पे हुए खर्चे के बारे में। अब साइंटिफिक रिसर्च में दो तरीके के खर्चे हो सकते हैं, एक जो आप खुद खर्चा कर रहे हैं, खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, एक जो आप दूसरों से करवा रहे हैं। अगर आप खुद खर्चा कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च पे तो आपको इस स्कीम के अंदर उसका बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 35(1) सब क्लॉज 1 के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप वो अमाउंट देते हैं किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी रिसर्च कंपनी को, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे IIT को, कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो उसका बेनिफिट डिडक्शन के तौर पे सेक्शन 35 के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके बदले में सरकार ने आपका टैक्स रेट कम कर दिया है। 35 AD में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस आते हैं, जैसे 2 स्टार या उससे होटल आप बनाते हैं या फिर शुगर मिल आप बनाते हैं, उस पर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और भी कई सारे स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सेक्शन 35 AD के अंदर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है न्यू स्कीम के अंदर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए जितना भी आप अमाउंट खर्च कर रहे हैं उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा 35CCC के अंदर। और फैमिली पेंशन जो कि अदर सोर्स का इनकम है, अगर ओल्ड स्कीम में आप रहते तो 15,000 का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन न्यू स्कीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आगे अगर हम देखें तो चैप्टर 6A जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है डिडक्शन का, जिसके अंदर बहुत सारी डिडक्शन है सैलरी और बिजनेस क्लास इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप PPF में कंट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या फिक्स डिपॉजिट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या फिर आपने ट्यूशन फी पे करी है, या फिर होम लोन का रीपेमेंट है, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस है, या मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है अपना खुद का फैमिली का या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का, या इसके अलावा आपने HRA आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हैं तो 80GG के अंदर आपको रेंट की डिडक्शन मिलती थी। एजुकेशन लोन ले रखा है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन के तौर पे आपको मिलते हैं वो सभी नहीं मिलने वाले हैं, सिवाय 2 सेक्शन के। 80CCD सबसेक्शन 2 ये बात करता है नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है NPS एम्प्लॉय के बिहाफ पे तो मैक्सिमम 10% सैलरी का क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर। वहीं 80JJAA ये बात करता है बिजनेस क्लास इंडिविजुअल्स के लिए। अगर वो एम्प्लॉयज हायर करते हैं
तो जितनी भी उनको न्यू एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हायर किया है उसका 30% एडिशनल कॉस्ट का बेनिफिट डिडक्शन के तौर पे वो क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 सेक्शन अलाउ किए गए हैं, इसके अलावा चैप्टर 6A के सभी सेक्शंस डिस अलाउ कर दिए गए हैं इस न्यू स्कीम के अंदर। तो अब हमें ये देखना है कि किस स्कीम में जाने में फ़ायदा है। इसके अलावा जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2 है उसे भी एक बार देख लेते हैं। वहाँ पर लिखा है कि आप कोई लॉस ऑफसेट नहीं कर सकते, या जो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ किया गया है यहाँ पर सिर्फ पावर जनरेशन सेक्टर में जो एसएससीज आते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन डिसअलाउ किया गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, और बाकी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। जो पावर जनरेशन कंपनीज के लिए नहीं है वो सब डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलाउ किया गया है। इसके अलावा कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन जो किसी और लॉ में है उसे आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स में जो डिडक्शन डिसअलाउ करी गई है वो सब यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब सोचने वाली ये बात है कि आपको कौन सी स्कीम चूज करनी चाहिए। अगर आप सैलरी क्लास के हैं और जो बिजनेस क्लास वाले हैं उनके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग होगा डिसीजन का। सैलरी वाले हैं वो तो हर साल आप चेक करिए ओल्ड में और न्यू में किस में आपको बेनिफिट हो रहा है, जिसमें आपको बेनिफिट होगा आप वो स्कीम चूज कर लीजिए। ओल्ड स्कीम आप तभी चूज करेंगे जब आपकी डिडक्शंस ज़्यादा हैं तो आप ओल्ड में जाएंगे। अगर आपकी डिडक्शंस कम हैं तो ऑब्वियसली आप न्यू स्कीम को चूज करेंगे क्योंकि वहाँ पर टैक्स रेट कम है। अगर वहीं बिजनेस क्लास की बात करें तो उन्हें सिर्फ 1 साल का नहीं सोचना, उन्हें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना होगा। उन्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में उनकी क्या क्या डिडक्शंस हो सकती हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी ज़्यादा डिडक्शंस हो सकती है तभी उन्हें ओल्ड स्कीम में रहना चाहिए, नहीं तो उन्हें न्यू स्कीम में शिफ्ट होना चाहिए और उन्हें सिर्फ एक बार ही चांस मिलेगा कि वो अपनी स्कीम को विड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ऊपर बात करी जो डिडक्शंस डिसअलाउ करी गई है, जैसे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 AD में आते हैं, अगर उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर सेक्शन 35 में आपका साइंटिफिक रिसर्च पे आपका खर्चा है, या फिर सेक्शन 10AA के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अगर आपकी यूनिट्स आती हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आपको ओल्ड स्कीम के अंदर ही रहना चाहिए। बाकी जो बिजनेस हैं डेप्रिसिएशन तो वो ओल्ड में भी क्लेम कर सकते हैं, न्यू में भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है जो चैप्टर 6A है जिसके अंदर सेक्शन 80C बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 80D 80E या 80GG, इन सेक्शंस में अगर आपकी डिडक्शंस ज़्यादा बन रही हैं तो आपको वो स्कीम ओल्ड स्कीम चूज करनी चाहिए, अदरवाइज न्यू में शिफ्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक टैक्स पेयर है जिसकी इनकम 8 लाख है। ये मान लेते हैं उसकी एनुअल इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम है, और लेट से उसे ओल्ड में जाना चाहिए न्यू में, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। और जो डिडक्शंस डिसअलाउ करी गई है न्यू स्कीम में, मान लेते हैं जो डिसअलाउड डिडक्शंस है और या मैं कहूँ एग्जेम्पशंस हैं अंडर न्यू स्कीम, मान लेते हैं वो 1,50,000 है कि 1,50,000 की डिडक्शंस डिसअलाउ कर दी गई है। तो अगर 1,50,000 की वो डिडक्शन जो अभी हमने बात करी, जो न्यू स्कीम के अंदर जो डिडक्शन डिसअलाउ करी गई है, अगर उनका वैल्यूएशन आपका 1,50,000 बनता है तो आपको अब देखना है कि आपको न्यू में जाए या ओल्ड में जाए। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। तो इनकम टैक्स की साइट पर यहाँ आप टैक्स कैलकुलेटर देख सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे। एज सेलेक्ट करनी है तो बिलो 60 नॉर्मल सिटीजन। एस्टिमेटेड इनकम हम यहाँ मेंशन कर देंगे 8 लाख, और जो डिडक्शंस
ये वाली डिडक्शंस हैं जो डिसअलाउ कर दी गई हैं न्यू स्कीम में। तो मान लेते हैं 1,50,000 है, तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कहाँ हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो टैक्स अगर आप ओल्ड स्कीम के हिसाब से देखेंगे तो आपका 44,200 बनता है, न्यू स्कीम के हिसाब से आपका ज़्यादा टैक्स बन रहा है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो रहा है ओल्ड स्कीम में। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको ओल्ड में रहना है और न्यू स्कीम को आप अवेल नहीं करेंगे। अगर आपकी डिडक्शंस ज़्यादा है, जितनी डिडक्शन आपकी ज़्यादा होगी आपको ओल्ड स्कीम में ही बेनिफिट होगा। मान लेते हैं आपकी डिडक्शन 2 लाख की है, तो आप देखेंगे आपको ओल्ड स्कीम में अब 13,000 का बेनिफिट हो रहा है। अगर आपकी डिडक्शन और ज़्यादा है तो मान लेते हैं 2,50,000 है, तो आप देखेंगे आपको 23,400 का बेनिफिट हो रहा है। अगर आपका डिडक्शंस कम है तो आपको न्यू स्कीम में फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ओल्ड स्कीम में रहना है या न्यू स्कीम में जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करने की बहुत ज़रूरत है।